भविष्य में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ये जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश लेकर चल रहा है, उसे अचीव करने में इस आर्थिक सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। सुरक्षा, स्थिरता और गति, स्पीड, ये SSS का कॉन्सेप्ट है। ये कहीं आप मेंस की आंसर कॉपी में यूज कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के विषय में कि उत्तर प्रदेश निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो हमें पता है 47% किसका योगदान है? सेवा क्षेत्र का योगदान है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शिवम कुमार त्यागी। जैसा कि आप सबको इस वीडियो के थंबनेल से ही अनुमान हो गया होगा कि हम आज किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा है उत्तर प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण की। हम बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में किन किन बिंदुओं को समाहित किया गया है, यानी वो मूलभूत कारण क्या रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपना विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, उसके पीछे के कॉजेस क्या है, और फिर बात करेंगे कि आखिर क्या खास है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। फिर उसके बाद हम कुछ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आयोग द्वारा इस सर्वेक्षण से, वो भी हम जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है यूपी का आर्थिक सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। याद रखिएगा कि किसी भी इकोनॉमी में आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से सरकार के कार्यशैली का वर्णन होता है। आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से हमें यह पता चल पाता है कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, सरकार बेहतर काम कर रही है और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है, यह भी हमें जानना जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे उद्देश्यों की, ऑब्जेक्टिव्स की। उद्देश्यों में पहला जो उद्देश्य नजर आता है इस आर्थिक सर्वेक्षण का, वो है अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि। आप सब जानते होंगे इस बार सरकार ने यह अनाउंस किया है, अपने आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से ये बताया है कि हम जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, भविष्य में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ये जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश लेकर चल रहा है, उसे अचीव करने में इस आर्थिक सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। कैसे, वो अभी आपको पता चल जाएगा। दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव जो नजर आता है वो है डेटा आधारित नीति निर्माण। डेटा आधारित नीति निर्माण। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण एक प्रकार का मूल्यांकन है। सरकार जिन नीतियों को संचालित कर रही है, जिन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार काम कर रही है, उन क्षेत्रों में कितना विकास हो चुका है और कितना विकास अभी बाकी है, इसके विषय में जो बताता है वो इकोनॉमिक सर्वे है। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार को अपना इकोनॉमिक सर्वे पता होगा, यानी उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण किया होगा, तो उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है इसका अनुमान सरकार आसानी से लगा पाएगी। साथ ही साथ डेटा की उपलब्धता होने से बेहतर नीति निर्माण कर पाएगी। मतलब पार्टिकुलर किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कितने पैसे का खर्च किया जाना चाहिए, कहां से बेहतर रेवेन्यू आने की उम्मीद है, कहां पर सरकार और ज्यादा खर्च करे, कहां पर सरकार खर्च कम करे, इन सब के विषय में जो हमें बताता है वो इकोनॉमिक सर्वे है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपना इकोनॉमिक सर्वे बेहतर करेगी तो पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पार्टिकुलर
सेक्टर में किस बेसिस पर और कितना निवेश किया जाएगा या कितना निवेश कम किया जाएगा, कितना व्यय किया जाएगा, कितने व्यय में कमी लाई जाएगी, इसका अनुमान सरकार बेहतर ढंग से लगा पाएगी। यह दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस आर्थिक सर्वेक्षण का। तीसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव नजर आता है वो है निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि लाना। इन्वेस्टमेंट केवल निवेश पैसे से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप क्रिएट होती हैं, इकोनॉमी का इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होता है, आर्थिक समृद्धि अपने आप होती है, क्योंकि निवेश उत्पादन को बढ़ाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो देश की, राज्य की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। तो यहां हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण इसलिए विधानसभा में प्रस्तुत किया है ताकि उत्तर प्रदेश में निवेश में वृद्धि आ सके। उत्तर प्रदेश सरकार यह बताना चाहती है कि वो कितने बेहतर काम कर रही है, उन बेहतर काम का रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है। इसमें वो पारदर्शिता रखना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती है, क्योंकि निवेशक पारदर्शिता ही चाहते हैं। कोई भी निवेशक किसी अर्थव्यवस्था में ऐसे ही निवेश करने नहीं आ जाता। निवेश का अपना एक क्राइटेरिया है, निवेशक उस क्राइटेरिया को लेकर चलता है। अगर निवेशक के पास निवेश के पैसे हैं तो वो कहीं भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे। वो पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए, हम आपके राज्य में निवेश करने आ रहे हैं तो आपके राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? आपकी सरकार घाटे का बजट तो नहीं बना रही है, ज्यादा सरकार घाटे में तो नहीं रहती है। आपके राज्य में मुद्रास्फीति की स्थिति कैसी है? आपके राज्य की नीतियां कैसी हैं निवेशकों को लेकर? ये सारी बातें इस इकोनॉमिक सर्वे में कही जाएंगी, जिससे निवेशक निवेश करने के लिए क्या होंगे? आकर्षित होंगे। क्लियर? चौथा जो मेजर ऑब्जेक्टिव हमें नजर आता है, फोर्थ जो मेजर ऑब्जेक्टिव हमें नजर आता है इकोनॉमिक सर्वे का, वो है जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता। पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब सरकार कोई योजना लेकर आ रही है या सरकार ने कोई योजना पीछे से ही संचालित की हुई है, तो सरकार इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से यह बताना चाहती है कि हम इस योजना को लेकर आए थे और हमने ये अचीव किया इस योजना के माध्यम से। तो जनता के प्रति सरकार जवाबदेह हो रही है। तो यानी ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये सरकार की जवाबदेहिता तय कर रहा है। हम सरकार से सवाल कब पूछ पाते हैं? जब सरकार डेटा देती है कि हमने इतने सड़क निर्माण का वादा किया था, इतनी सड़क निर्माण बना दी, हमने इतने स्कूल कॉलेजेस का वादा किया था, हम इतने स्कूल कॉलेजेस बनाने में कामयाब हुए, हमने इतने मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाने की बात की थी, हम इतने मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाने में कामयाब हुए। तो सरकार के अंतर्गत, सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जिनका संचालन किया जा रहा है, उनका जवाब सरकार दे पाएगी और पारदर्शिता अपना पाएंगे। यानी सरकार खुलकर कुछ भी चीज छुपी नहीं रहेगी, पारदर्शी रहेगी। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण लाने के पीछे के जो ऑब्जेक्टिव हैं ये मेजर 4 हैं। पहला, आर्थिक स्थिति या आर्थिक आकार, या आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि देखने को मिलेगी, वृद्धि लाई जा सके, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जा सके। डेटा आधारित नीति निर्माण, अगर हमारे पास डेटा होगा तो ठोस डेटा होगा ना, जिसके बेसिस पर हम सेक्टर वाइज लोकेट कर सकते हैं कि किस पर कितना खर्च होना चाहिए, किस पर कितना नहीं होना चाहिए। हम इन्वेस्टमेंट में वृद्धि ला सकते हैं, निवेशक हमारी तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि हम निवेशकों को सारी बातें बता रहे होंगे। उसके साथ साथ सरकार की जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी तय हो रही होगी इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश सरकार के ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं इकोनॉमिक सर्वे को लाने के पीछे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आखिर इस इकोनॉमिक सर्वे के की पॉइंट्स क्या रहे हैं। तो एक एक करके सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले
उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के आकार और विकास की बात करते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार एवं विकास। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार एवं विकास। किसी भी अर्थव्यवस्था का आकार और विकास उस अर्थव्यवस्था की जीडीपी से निर्भर होता है या जीडीपी पर निर्भर करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आप कह सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में, डेफिनेशन यही है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा में, अब अगर राज्य की बात कहेंगे तो जीडीपी की जगह हो जाएगा जीएसडीपी। क्लियर है ना? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है। तो किसी देश या किसी राज्य की या किसी क्षेत्र की भौगोलिक सीमा में एक वित्तीय वर्ष में होने वाले अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य जीडीपी और जीएसडीपी कहलाएगा। सिंपल है। तो हमें यह पता करना है कि आखिर हम ये जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार जो इकोनॉमिक सर्वे लेकर आई है, उसके की पॉइंट्स क्या हैं। तो वो बताना चाहती है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार इतना है, लेकिन उसे बताने के लिए वो जिसका प्रयोग करेगी वो क्या है? जीएसडीपी बोलेगी, जीडीपी, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। बस जीडीपी देश विशेष के लिए कह देते हैं और जीएसडीपी हम राज्य विशेष के लिए कह देते हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो आकार और विकास की बात की है, ये 3 अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग बात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। पहला 2016-17 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत कर रही है। दूसरा 2024-25 का एक आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत कर रही है और एक अनुमानित आंकड़ा 2025-26 का उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो लगभग जीएसडीपी थी वो 13.3 लाख करोड़ थी। कितनी? 13.3 या 30 भी कह सकते हैं आप, 30 लाख करोड़। कितनी थी? 13.30 लाख करोड़। 2024-25 में इसके आकार में वृद्धि हुई और ये 30.25 लाख करोड़ तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? 30.25 लाख करोड़ तक पहुंच गई। 2025-26 में इसमें और ज्यादा वृद्धि होने की उम्मीद है और सरकार ने ये उम्मीद जताई है कि ये 36 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। कहां तक पहुंचेगी? 36 लाख करोड़ तक ये पहुंचने वाली है, ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमान लगाया है कि उत्तर प्रदेश की जो समृद्धि दर है वो लगभग 10.8% के आसपास है, 10.8% के आसपास है। औसतन वृद्धि है ये, ऑन एन एवरेज इन वर्षों में। यानी हर साल 2016-17 के बाद से हर साल उत्तर प्रदेश लगभग 10.8% की रफ्तार से आगे जा रहा है। अच्छा, 2 चीजें बड़ी कम समझ में आती हैं, समृद्धि दर और अनुपात, रेट और रेशियो। दोनों सिमिलर हैं लेकिन अंतर है दोनों। रेशियो का मतलब इस अमाउंट से है बच्चों, रेट का मतलब इस दर से है। क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि दर बहुत ज्यादा नजर आएगी लेकिन रेशियो में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं नजर आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपए कमाता है, एक व्यक्ति है जो 1 करोड़ रुपए कमाता है। अगले महीने जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमाता है उसकी सैलरी बढ़कर हो जाती है 1 करोड़ 1 लाख रुपए, और एक व्यक्ति जो 10,000 कमाता है उसकी सैलरी बढ़कर हो जाती है 20,000 रुपए। आपको क्या नजर आएगा? रेट में देखेंगे तो जो व्यक्ति 1 करोड़ कमाता था और अब 1 करोड़ 1 लाख कमा रहा है, और रेट उसका केवल 1% वृद्धि दिखाई देगी, 1%। लेकिन जब हम बात करेंगे उस गरीब व्यक्ति की जो 10,000 कमा रहा था, तो उसका जो इंक्रीमेंट है वो 100% है। 10,000 रुपए थी, अब 20,000 है, तो 100% की वृद्धि हुई।
लेकिन जब रेशियो निकालने जाएंगे तो इसकी केवल 10,000 बढ़ी है, उसकी लगभग कितनी बढ़ी है? तो आप कहेंगे सर 1,00,000 बढ़ी है। तो रेट और रेशियो में थोड़ा सा तो डिफरेंस है, तो हम यहां रेट लेकर चल रहे, रेशियो की भी बात कर सकते हैं, तो रेशियो में भी लगातार हमें वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। क्लियर है? कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हो गई है। क्या कहा जा रहा है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का आकार लगभग दोगुना, यह कहा जा रहा है। क्लियर? तो मैंने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार और विकास की बात आपसे की है, आपको समझ में भी आ गया होगा। यह बताया गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में। दूसरी बात कही गई है प्रति व्यक्ति आय पर। कहा गया है प्रति व्यक्ति आय में तेजी देखने को मिल रही है। ये सरकार कह रही है अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इसमें भी उन्होंने 3 टाइम पीरियड को कंपेयर किया है। कंपेयर क्या किया है? 2016-17 की प्रति व्यक्ति आय कही है पहले तो, 2016-17, दूसरा 2024-25 और तीसरा 2025-26। ये 3 टाइम पीरियड लिए और इन 3 टाइम पीरियड को क्या क्या बताया है? कहा गया है 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो लगभग 54,564 है ना, 564 रुपीज थी। कितनी थी? 2016। अच्छा, ये पर एनम है बच्चे, पर एनम लिख सकते हैं, पर ईयर लिख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ऑन एन एवरेज 54,564 रुपए कमा लेता था। लेकिन वर्तमान में 2024-25 में यह बढ़ा है और यह बढ़कर लगभग 1,09,844 रुपए तक पर ईयर पहुंचा है। क्लियर? आज यानी ये स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 2025-26 में यह पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़कर लगभग 1,20,000 तक पहुंचेगी पर एनम। अब हमें पता होना चाहिए कि सर ये पर कैपिटा इनकम होती क्या है। जैसे जीडीपी की डेफिनेशन हमने दी तो पर कैपिटा इनकम भी हम बता देते हैं। जो पर कैपिटा इनकम यानी जो प्रति व्यक्ति आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, ये बराबर होता है राष्ट्रीय आय। क्या होता है? राष्ट्रीय आय। तो उत्तर प्रदेश की जो इनकम है वो उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। तो आप कह लीजिए स्टेट इनकम, राज्य आय। इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? राज्य आय, एक स्टेट की जो इनकम है। ठीक, राष्ट्रीय आय या राज्य आय डिवाइडेड बाय जनसंख्या। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कम इसलिए भी है क्योंकि आप जानते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में 5वें नंबर का देश बन सकता है। जनसंख्या इतनी ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। तो यहां पर क्या होता है, पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज इनकम निकाली जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी इनकम बेहद कम हो, तो वो भी उनकी इनकम ज्यादा दिखने लगेगी क्योंकि कुछ लोगों की इनकम ज्यादा होगी। और कुछ लोगों की इनकम ज्यादा ना होकर कुछ लोगों की इनकम कम हो और ज्यादा लोगों की इनकम ज्यादा हो तो पर कैपिटा इनकम अपने आप ज्यादा दिखने लगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का 1,20,000 पर ईयर पर एनम कमा ही रहा है, यह जरूरी नहीं है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय किसी भी अर्थव्यवस्था में जीवन शैली को दर्शाती है। मतलब अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ा, अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, तो आप कह सकते हैं इससे जीवन शैली बेहतर होगी, है ना, बेहतर होगी। क्या अच्छा होगा? जीवन शैली।
जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। साथ ही साथ व्यय अधिक होगा, आप ये लिख सकते हैं व्यय क्षमता में वृद्धि होगी, व्यय क्षमता में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। लोग खर्च ज्यादा करेंगे, और अगर खर्च ज्यादा करेंगे तो अपने आप निवेश बढ़ेगा, खर्चा करने वाले लोग ज्यादा होंगे, पैसा ज्यादा होगा तभी तो खर्च करेगा व्यक्ति, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो इसका मतलब पैसा ज्यादा होगा, और पैसा ज्यादा होगा तो खर्च ज्यादा होगा, खर्च ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, सरकार के टैक्स कलेक्शन में क्या होगी, भारी वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें हो रही होंगी अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति पर कैपिटा इनकम में कुछ ऐसी है। तीसरा पॉइंट हमारे सामने जो आता है वो आता है कृषि उद्योग, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की स्थिति। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड द सिचुएशन ऑफ सर्विस सेक्टर, इनकी स्थितियां हमें कैसी नजर आती हैं। इस पर कहा गया है कि मान लीजिए 100% जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 100% है, 100% है। अब इस 100% जो भी उत्पादन हुआ उसमें कृषि की कितनी भूमिका है, उद्योग की कितनी भूमिका है, और सेवा क्षेत्र की कितनी भूमिका है, इस तरीके से इस आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है। मैं बात कर लेता हूं, कृषि और संबंधित सेवाएं। पहला पॉइंट, कृषि एवं संबंध कह लीजिए या संबंधित सेवाएं। क्लियर? इनके लिए जो आंकड़े हैं वो है लगभग 25.8%, 25.8% का योगदान, ऐसे करके लिख लीजिए। मतलब उत्तर प्रदेश में जितना भी उत्पादन हो रहा है कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का, उसमें 25.8% योगदान एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर से है, ठीक, सेवाओं से है। उसके बाद उद्योग की अगर बात करते हैं, उद्योग की अगर बात करते हैं तो उद्योग लगभग 27.2% योगदान लेकर है, 27.2% का योगदान इनका नजर आता है। क्लियर? तीसरा, अगर सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, सेवा क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश में सर्विस सेक्टर का योगदान जो है वो लगभग 47% है, 47% का योगदान है। यानी एक चीज क्लियर हो गई, उत्तर प्रदेश में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा पाया जाता है, इस पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी भी हमें नजर आती है। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर पे वैसे पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पर अगर हम देखें तो सेवा क्षेत्र की भूमिका ज्यादा है। ये अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हम यहां कह सकते हैं कि संतुलित स्थिति का पाया जाना। सर्विस सेक्टर हमेशा ज्यादा ही हमें नजर आता है, हर जगह अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर की भूमिका बहुत ज्यादा नजर आती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कृषि और उससे संबंधित सेवाएं, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों जो हैं वो बेहतर ग्रोथ कर रहे हैं, और तीनों का जो संतुलन है वो बहुत बेहतर बना हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमें नजर आता है वो है स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति में प्रगति, उन्नति, जो भी आप लिखें, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र, ऐसे करके लिख लीजिए, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र, इसका भी डेटा इस आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खर्च होता है, मुख्य रूप से उसके बजट को बढ़ाया जा रहा है, और उसके बजट को लगातार बढ़ाया गया है। कहा जा रहा है कि इस समय लगभग 46
46,728 करोड़, कितना 46,728 करोड़ जो रुपए हैं वो खर्च किए जा रहे हैं। उससे ज्यादा का बजट बनाया जा रहा है किसके लिए? स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, हेल्थ सेक्टर को इंप्रोवाइज करने के लिए 46,728 करोड़ का बजट एलोकेट किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 36 से बढ़कर 81 हो गई है। मेडिकल कॉलेज जो बने हैं वो कितने? 36 से बढ़कर कहां पहुंच गए हैं? 81। स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कितना, बजट कितना अलॉट किया गया? 46,728 करोड़। क्लियर है? साथ ही साथ प्री टीकाकरण और प्रसव सुविधाओं में सुधार हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे कर सकते हैं आप, फ्री टीकाकरण हो रहा है, साथ ही साथ प्रसव सेवाओं में सुधार भी देखने को मिल रहा है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य खर्च का जो बोझ है वो लोगों पर कम देखने को मिल रहा है। आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बोझ में कमी भी देखने को मिल रही है। अब देखिए मैं फिर से जोड़ रहा हूं सारी चीजों को एक बार, फिर मैं आगे कनेक्ट करूंगा। पहले हमने उद्देश्यों की बात की, फिर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी है जो इस इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है। तो बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का जो जीएसडीपी है वो लगातार बढ़ रहा है और हम 2025-26 तक इसे 36 लाख करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे, जो इस वर्ष लगभग, पिछले वर्ष लगभग 30.25 लाख करोड़ तक था। और 2016-17 में तो ये इसका आंकड़ा बहुत नीचे था, 13.3 लाख करोड़ था। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो समृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो लगभग कितनी है? मुख्य कंपाउंड ग्रोथ रेट हम इसे कहते हैं मुख्य रूप से, जो 10.8% है और अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो लगभग दोगुना हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जो हमने देखा है 1,20,000 पर एनम तक हम इसे पहुंचाने वाले हैं। इससे जीवन स्थिति में सुधार होगा, जीवन शैली बेहतर होगी लोगों की, और खर्च करने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा योगदान कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का नजर आता है। ज्यादातर आप कह सकते हैं कि हमें यहां संतुलित स्थिति नजर आती है। आप देखिए उद्योग और कृषि में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक, बहुत बड़ी भूमिका है कृषि क्षेत्र की। इसे कृषि क्षेत्र को आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी ये एक प्रकार से कही जाती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं में खर्च उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है, बजट बढ़ चुका है। 46,728 करोड़ का स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 36 से बढ़कर 81 कर दी गई है। फ्री टीकाकरण और प्रसव सेवाओं में सुधार हमें देखने को मिला है और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बोझ में लगातार कमी आते हुए हम देख पा रहे हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिस पर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो भी थोड़ा अगर देख लें, हम कह सकते हैं आधारभूत संरचना एवं निवेश की स्थिति हमें कैसी नजर आती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा गया है कि एक्सप्रेसवे आप जानते होंगे, लगभग 22 है ना एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, ऐसा ही है ना, 22 एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। कुछ बन चुके हैं, इनमें से कुछ बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट्स का विकास हो रहा है ना, एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको नजर आएगा कि उत्तर प्रदेश रेल कनेक्टिविटी, रेल, ट्रेन, स्टेशन
रेल स्टेशन, या आप कह सकते हैं रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नए नए रेल स्टेशंस भी विकसित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आधारभूत संरचना क्यों, देखो आप सीधी सी बात है, कोई निवेशक जब निवेश करने आता है तो वो जानना चाहता है कि आपके प्रदेश में आखिर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी, हम एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाएंगे, तो उसके लिए साधन संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं कि नहीं, तो किया जा रहा है। दूसरा, एक पाइपलाइन में भी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि निवेश प्रस्तावों का जो पाइपलाइन है वो लगभग 50 लाख करोड़ से ज्यादा है। यूपी में निवेश प्रस्तावों का पाइपलाइन जो है वो 50 लाख करोड़, ठीक है ना, से अधिक है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट होना है वो लगभग 50 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमें देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। फिर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार यहां ट्रिपल एस का कॉन्सेप्ट लेकर चल रही है। निवेश को आकर्षित करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए ट्रिपल एस का मतलब क्या है, सेफ्टी आप कह सकते हैं, दूसरा स्टेबिलिटी, स्थिरता, सुरक्षा, स्थिरता और गति, स्पीड। ये ट्रिपल एस का कॉन्सेप्ट है। ये कहीं आप मेंस की आंसर कॉपी में यूज कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के विषय में, कि उत्तर प्रदेश निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है। एक अवधारणा है ट्रिपल एस, जिसमें सेफ्टी कंसर्न पर काम किया जाता है, फिर स्टेबिलिटी कंसर्न पर काम किया जाता है, और स्पीड को बढ़ावा देने की सरकार कोशिश लगातार कर रही है। ठीक, ये हमें समझ में आ रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों के द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स पर जोर दिया जा रहा है। हम कह सकते हैं स्टार्टअप्स पर ज्यादा ध्यान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा स्टार्टअप्स पर ज्यादा ध्यान सरकार दे रही है, लगातार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की कोशिश में सरकार लगी है। स्टार्टअप्स का मतलब जो नए निवेशक हैं, नए निवेशकों को निवेश करने के लिए उत्सुक कर रही है भारत सरकार। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेशकों के लिए तैयार किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, दैट इज कॉल्ड निवेश मित्र। ठीक, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या नाम है, निवेश मित्र। क्या नाम है, निवेश मित्र। ठीक, का प्रयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी जानकारी और सारा काम, वो मेनली सिंगल विंडो सिस्टम जैसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसका नाम रखा है निवेश मित्र। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कहा है, कि सामाजिक सुरक्षा के लिए 35,504 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। सामाजिक सुरक्षा के लिए 35,504 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा से मतलब क्या है, सोशल सिक्योरिटी से मतलब क्या है?
ये तो हम सभी जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा का विशेष अर्थ क्या होता है। समाज में वंचित शोषित लोगों को कैसे सुरक्षित किया जा सके, कैसे उन्हें लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ इस प्रकार का बजट अलॉट किया गया, 35,504 करोड़ रुपए, ठीक, जिसमें पेंशन योजनाएं आप कह सकते हैं, फिर छात्रवृत्ति आप शामिल कर सकते हैं, और अन्य पेंशन योजनाओं में वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, सामूहिक विवाह कराना, ये सारी चीजें शामिल हैं, और इन सब पर व्यय लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो हमें जो पता चला, पहले हमने उद्देश्यों को जाना, फिर इसके की पॉइंट्स, 1 नंबर, की पॉइंट नंबर 2, की पॉइंट नंबर 3, की पॉइंट नंबर 4, की पॉइंट नंबर 5 और फिर की पॉइंट नंबर 6। ये उत्तर प्रदेश के इस इकोनॉमिक सर्वे का प्रमुख सार है जो मैंने आपको बताया। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि इस इकोनॉमिक सर्वे में आखिर प्रश्न किस प्रकार के आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह राज्य का पहला, यहां ध्यान देना, यह राज्य का पहला स्वतंत्र आर्थिक सर्वेक्षण है। स्टेट ने पहली बार यह प्रेजेंट किया है, मैंने पहले ही आपसे इस्तेमाल किया था यह शब्द। अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित जीएसडीपी क्या था? जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे। तो आपने साफ साफ यहां लिखा है, शुरू में मैंने आपको लिखाया है, देखिए कितना था, 30.25 लाख करोड़। कितना है? 30.25 लाख करोड़। आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो हमें पता है 47% किसका योगदान है? सेवा क्षेत्र का योगदान है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 2025-26 के अनुसार अनुसार सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? 47% है, अभी बात हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने भविष्य के लिए निर्धारित किया है? $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना, $1+ ट्रिलियन। ठीक, आगे देखिए, अर्थव्यवस्था या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 से 2024-25 के बीच उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुना, लगभग दोगुनी हुई है। लिखा है हमने शुरुआत में, देखिए यहां, देखिए यहां लिखा होगा हमने कि ये क्या है, अर्थव्यवस्था का आकार लगभग दोगुना हुआ है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, देखिए, उत्तर प्रदेश में 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी थी? तो हमें पता है 1,09,844 करोड़। यह भी मेंशन किया गया है, अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट कितना अलॉट किया गया? स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, तो लगभग 36,000 करोड़ रुपए। आप देख लीजिए, हमने बताया होगा स्वास्थ्य के लिए कितना, हाँ सॉरी 46,000 करोड़ रुपए है ना। ये देखिए 46,728 करोड़, वो सामाजिक सुरक्षा के लिए है लगभग, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो कितना है? 46,728 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज 36 से कितने हो गए हैं? 81 हो गए, 36 से 81 हो गए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश में कृषि का योगदान बिल्कुल सही, 25.8% है। उद्योग का योगदान सेवा क्षेत्र से अधिक है, नहीं, इसका तो 47% है। तो आंसर नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयुक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? तो नाम पता चला हमें, निवेश मित्र। ठीक है। उसके बाद देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर प्रस्तावित व्यय कितना है? तो हमें पता चला 34,504 करोड़ रुपए, जिसकी बात मैंने अभी की आपसे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर को किस रूप में देखा जा रहा है? तो विकास का इंजन। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा डेवलपमेंट के इंजन के रूप में काम करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत है? मैंने पहले ही बताया आपको, सेवा क्षेत्र। ठीक, उसके बाद यूपी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में किससे अर्थव्यवस्था की रीढ़? मैंने अभी बताया आपको, कृषि क्षेत्र। खुद ही बताकर चला हूं ये पॉइंट। ठीक है, कृषि क्षेत्र। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे और उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न आप सबने देखे होंगे। आप अपनी तरफ से भी चीजों को उल्लेखित कीजिए, अपनी तरफ से भी उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो चीजें अपने आप क्लियर और याद हो जाएंगी। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।